हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम यूनिट में क्वांटम नंबर्स का। क्वांटम नंबर क्या होते हैं मैंने आपको बताया था और इसकी टाइप्स के बारे में आपको बताया था कि क्वांटम नंबर इज ऑफ 4 टाइप्स। 4 एक्चुअल में क्वांटम नंबर सेट ऑफ 4 नंबर्स ही हैं जो हमें एटम में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, दैट वाज द मेन क्वांटम नंबर, एंड सेकंड क्वांटम नंबर मींस एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर जो था उसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और आज हम अपने बाकी बचे हुए क्वांटम नंबर्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये हमें क्या बताता है, किसकी इंफॉर्मेशन बताता है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन। ये क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। डायरेक्शन का मतलब क्या है, अगर हम बात करें एक्सिस की, जैसे मान लीजिए कहीं पे हम एक्स वाई जेड एक्सिस का डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही बताता है। अभी तक देखिए जो हम एटम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर, लेकिन हमने कहीं पे भी उनके ओरिएंटेशन या डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया है। मींस एक्सिस की टर्म्स में हमने कुछ भी एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं की। तो ये जो हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यही क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है उस ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 1 to n। उसकी वैल्यूज 1 से लेकर के कहां तक हो सकती है, n तक हो सकती हैं। जो हमारा सेकंड क्वांटम नंबर है दैट इज एंगुलर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती हैं, 0 से लेकर के n-1 तक हो सकती हैं। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर के अंदर, और यहीं पे मैंने आपको s, p, d और f सबशेल्स के बारे में भी बता दिया था। s, p, d और f कंटिन्यूटी में लिखा गया है इनको। अब अगर आप यूं बोल सकते हैं कि आपकी फर्स्ट सबशेल कौन है, यहाँ पे s सबशेल है और L की फर्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, तो क्या मैं यूं बोल दूं कि जो s ऑर्बिटल है इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट में p के लिए 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से उनकी वैल्यूज चलती जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, m और l की वैल्यूज की बात हो गई। इसी तरह से m की भी तो वैल्यूज आप लोग फाइंड आउट करेंगे, तो m की वैल्यूज क्या हो सकती है, देखिए m कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम, m can have values from -l to +l। m की वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती हैं, -l से +l तक हो सकती हैं। जैसे मैं आपको कहूंगी, मान लो यहाँ पे p सबशेल है और p सबशेल के केस में l की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि p सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या है, 1 है, और इसके लिए मुझे अगर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो m की वैल्यू क्या आएगी, -l से लेके +l तक, यानी -1 से +1 तक। अब देखो -1 से +1 के बीच में जो जो वैल्यूज लाई कर रही है उनको यहाँ पे लिख दो, -1, 0 और +1, यानी m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, अगर आपकी वैल्यू l के लिए 1 गिवन है आपको तो। ठीक है, यहाँ आपको बोला जाए कि p सबशेल है, उसके लिए m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो उसके लिए m की वैल्यूज डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ l की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो m की वैल्यूज देखिए ये हो जाएंगी। अब आप इसको काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, m की वैल्यूज टोटल कितनी है, 3 हो सकती हैं। और टोटल वैल्यूज ऑफ m को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला भी दे रखा है, टोटल वैल्यूज ऑफ m can be calculated, total values of m can be calculated by formula। कौन से फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 2l+1 से। इससे पता चलेगा कि टोटल m की वैल्यूज कितनी आएंगी। सपोज यहाँ पे l की वैल्यू क्या थी, 1 थी, इसमें पुट करो 2 × 1 + 1 यानी 3। अब इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो हमने ये सिंपल सा 1 था, छोटी सी डिजिट थी, हमने यहाँ पे लिख लिया और हमने इसको काउंट कर लिया। 2 है, हम लिखेंगे काउंट कर लेंगे। मान लो मैं आपको कहूं कि l की वैल्यू सपोज किसी केस में मेरे पास क्या है, 12 है, तो -12, 2 + 12 क्या वैल्यूज होंगी, m की वैल्यूज। अब आप उन सभी को लिखिए और फिर काउंट कीजिए। इससे बेटर क्या है, आप सीधा सा आपके पास फॉर्मूला है, आप इसमें डायरेक्ट l की वैल्यू पुट कीजिए, 12 2 24 + 1 यानी 25। तो टोटल m की वैल्यूज आपको कहाँ कितनी मिलने वाली है,
25 मिलने वाली है अगर आपके पास एल की वैल्यू क्या है 12 है। ठीक है, अब रही बात ओरिएंटेशन की। अब इससे हमें ओरिएंटेशन के बारे में क्या पता चल रहा है? इससे सिंपल सी बात ये है कि सारे कंसेप्ट देखिए एक दूसरे से यहाँ पे मिले हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से सीखना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट मैंने आपके सामने लिख रखा है एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू मैंने कहा आपको 0 है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है एम की वैल्यू क्या होगी -0 2 + 0 यानी कि 0। तो टोटल वैल्यूज ऑफ एम कितनी है? सिर्फ 1। क्योंकि देखना कि एम की वैल्यू 0 है, मैं कह रही हूं एम की कितनी वैल्यूज है टोटल, एक ही वैल्यू है दैट इज 0। तो टोटल वैल्यूज जितनी यहाँ पे आती हैं वो डिसाइड करती हैं कि यहाँ पे इसकी कितनी ओरिएंटेशन होंगी। मीन्स जो एस ऑर्बिटल है उसे हम अलग अलग स्टडी नहीं करते कि एस या एस सबशेल जो हमारी है उसको हम अलग अलग नहीं पढ़ते कि एस एक्स है एक्स एक्सिस के लिए, एस वाई एक्सिस के लिए हम पढ़ रहे हैं और एस जेड एक्सिस के लिए नहीं। हमारे पास सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होती है एस के केस में, तो हम क्या लिखते हैं इसको सिंपली सिर्फ एस लिखेंगे। ठीक है, और एस सबशेल, अब हम इसको क्या बोलते हैं कि जो एस सबशेल है उसकी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होती है। मींस उसके अंदर एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। अब ऑर्बिटल का कंसेप्ट ओरिएंटेशन से ही रिलेटेड है कि जो आपकी एस सबशेल है इट हैज ओनली वन ऑर्बिटल, सो दिस ऑर्बिटल इज नोन एज द एस ऑर्बिटल। ठीक है, एस सबशेल से रिलेटेड जो है वो एस ऑर्बिटल, पी सबशेल से रिलेटेड क्या हो जाएगा पी ऑर्बिटल, इसी तरह से डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, चारों क्या हो जाएंगे आपके ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब पी की बात करूं अगर मैं, अब ऑर्बिटल का कंसेप्ट तो आपको पता चल गया। अगर मैं बात करूं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है 1, एम की वैल्यू टोटल 3 आई है। सो मैं यूं बोलूं कि पी ऑर्बिटल हैज 3 ओरिएंटेशंस। पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशंस कितनी होंगी? 3 होंगी, और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इस तरह से हम क्या करते हैं पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। आए समझ में? नेक्स्ट बात करें हम किसकी? डी ऑर्बिटल की। तो देखो यहाँ पे अच्छे से अब ओरिएंटेशन को पता कौन कर पा रहा है, किससे हमें ओरिएंटेशंस के बारे में पता चल रहा है? मींस एम की वैल्यू हमें कहां से मिल रही है? एल की वैल्यू से। तो आप देखो डी के केस में एल की वैल्यू क्या है? 2 है। डी के केस में एल की वैल्यू है 2, एम की वैल्यू कितनी आएगी? -2 से लेके +2 तक। टोटल वैल्यूज हमें कितनी मिलेंगी? टोटल वैल्यूज ऑफ एम हमें कितनी मिलेंगी? 5 मिलेगी। मैं अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दूं 2l + 1, तो एल की जगह मैं पुट करूंगी 2 + 1, 2 2 4 + 1 यानी कि 5। टोटल वैल्यूज कितनी आ रही है? 5। तो यानी डी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशंस कितनी होंगी? 5 ओरिएंटेशंस। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक्सिस तो हमारे पास सिर्फ 3 होती है, एक्स वाई जेड। अगर हम यूं लिख दें डी एक्स डी वाई डी जेड, तो 3 ही ऑर्बिटल बने, बाकी 2 के लिए हम क्या लिखेंगे? तो उसके लिए हम कैसे लिखते हैं? देखो रिप्रेजेंटेशन कैसी गिवन है इसकी? डी एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई दोनों एक्सिस को साथ में ले लो, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। हो गया कंटिन्यूटी में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। नेक्स्ट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला कि इसकी कितनी ओरिएंटेशंस है? 5 ओरिएंटेशंस है। नेक्स्ट एफ ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो एफ ऑर्बिटल की होती है टोटल 7 ओरिएंटेशंस। अब उनके नेम्स हमें प्रोवाइडेड नहीं है। मींस जो हमारा एफ ऑर्बिटल है उसके केस में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, ना तो उन ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गिवन है और ना ही उसकी ओरिएंटेशंस के बारे में। मींस अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया है। तो हम यहाँ तक डी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशंस तक स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वांटम नंबर था, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिससे हमें ओरिएंटेशंस के बारे में पता चलता है। और इन ओरिएंटेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे है? जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वांटम नंबर्स फाइंड करने के लिए। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन है अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स, कि ये वाला क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, इसकी वैल्यू किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। अब जो हमारा लास्ट क्वांटम नंबर बचा है दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद एग्जाम में क्वांटम नंबर रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वांटम नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखिए फोर्थ वन,
स्पिन क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। स्मॉल एस से हम क्या करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करता ही है, लेकिन वो अपनी खुद की एक्सिस पे भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है। देखिए न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्या आपको पता है या फिक्स है, आपको दिखाई देता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में, हो सकता है वो ऐसे मूव करता हो। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रोटेशन या उसकी मूवमेंट का डायरेक्शन तो दोनों हो सकते हैं ना, या तो वो क्लॉकवाइज में मूव कर सकता है या वो एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है, कुछ फिक्स तो नहीं है। मीन्स दोनों के चांसेस हैं, जैसे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया, तो दोनों के चांसेस होते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है एंड इट कैन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर हमें यही बता रहा है, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज फिक्स होती हैं हमेशा हर एक टाइप के ऑर्बिटल के लिए। एस की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस हाफ। मतलब क्या है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं प्लस माइनस हाफ, यहाँ ऐसे भी लिख देते हैं कि इसकी दो वैल्यूज है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। मतलब क्या है, हाफ का मतलब कि हाफ हाफ केसेस हैं, हाफ हाफ चांसेस हैं क्लॉकवाइज रोटेशन के भी और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए भी, इसलिए हाफ आ गया। अब क्लॉकवाइज के लिए यहाँ पे लगा दिया गया पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। अब जैसे जैसे आप इसी चैप्टर में और आगे स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का कंसेप्ट आप स्टडी करेंगे, तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसी से हमें किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी पता चलता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब कि क्या वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या वो सब्सटेंस कैसा है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, इनको हम अपने आगे वाले चैप्टर्स में इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को जो आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आपने शो करके जूम करके इसकी वैल्यू बताई है एस की, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, आया अच्छे से समझ में। अब मैं आपको एक और मेन पॉइंट यहाँ पे बता देती हूँ, जो देखा जाए तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का भी और कंप्लीट केमिस्ट्री का भी, ठीक है, उसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, एक तरह से उसका बेस है वो, उसको अच्छे से देखो। देखो आपको पता है कि जो आपके ऑर्बिट्स हैं, जो आपकी शेल है, वो 1 नंबर से स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। ठीक है, और जो आपके सबशेल्स है, और मैं क्या बोल सकती हूँ, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट आपको पता है। जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो एस से स्टार्ट होते हैं, एस पी डी एफ सो ऑन। अब ऑर्बिटल्स देखा जाए तो है क्या, ऑर्बिटल वो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। अब ये यानी यहां पे कहीं पे भी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये क्या है, ऑर्बिट है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। इट मीन्स कहीं पे मैं इस डायग्रामेटिक वे में अगर डिफाइन करूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच वाला जो पोर्शन है, जो पार्ट है, उसे मैं क्या कहूंगी, उसे मैं ऑर्बिटल कहूंगी। यहाँ पे कहीं पे भी मीन्स ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। अब जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, इसी तरह से ऑर्बिटल्स ये आपके एस पी डी और एफ तो होते हैं, लेकिन इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो 1 सबसे पहले शेल लिख दी जाती है 1। ठीक है, एक नंबर लिखा, एक ऑर्बिटल यहां से उठा लो यानी 1s। एक जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिटल आपके पास एग्जिस्ट करता है वो क्या है, वो 1s ऑर्बिटल होता है। ठीक है, एक नंबर लिया है तो यहां से सिर्फ एक ही ऑर्बिटल को आपको उठाना है। मींस 1p 1d 1f अगर आप लिखना चाहें तो दीज ऑर्बिटल डू नॉट एग्जिस्ट, ये सब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कौन एग्जिस्ट करता है, सिर्फ 1s एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट शेल ले रहे हैं तो फर्स्ट सब शेल को ही आपने उठाया है 1s, बस और कुछ नहीं लेना। अब बात करेंगे सेकंड की, नंबर 2। अब 2 नंबर यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ से सब शेल्स भी 2 आती हैं। एक फर्स्ट वाली 2s, यानी एक तो 2s ऑर्बिटल होता है, 2p ऑर्बिटल भी होता है, बस 2 उठा लिए यहाँ से, s और p। बाकी जो बच गए 2d बोलना चाहूं, 2f बोलना चाहूं तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे 3s 3p 3d एग्जिस्ट करते हैं, बट 3f एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में भी ये मेन रोल
रोल प्ले करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंसेप्ट में भी ये आएगा, तो आपको इसको सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल सा है, अभी आप इसको फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं तो मे भी आपको थोड़ा सा नया लगे, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगे, बट इट इज वेरी इजी। ठीक है, एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, अब देखो बेटा, एग्जाम में क्वांटम नंबर रिलेटेड आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बोला जाता है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर 2s ऑर्बिटल। अब आपको पता चला कि 2s ऑर्बिटल क्या है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कई बार ऐसे भी करते हैं कि आपको यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्बिटल दे दिया जाता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मान लो यहाँ पे दे दिया जाए 1p ऑर्बिटल के लिए फाइंड करो, तो आपको लिखना होता है दिस ऑर्बिटल डू नॉट एग्जिस्ट, कि जब ये ऑर्बिटल ही एग्जिस्ट नहीं करता तो आप इसके लिए कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको फाइंड करने हैं 2s ऑर्बिटल्स के लिए सारे क्वांटम नंबर की वैल्यूज, यानी आप बताओ कि s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है और s की वैल्यू क्या है। यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज वैल्यूज। ठीक है, तो अब समझो इसको कैसे करते हैं। 2s ऑर्बिटल, अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैं शेल से या ऑर्बिट से आपको रिलेट करके लिखना सिखा रही थी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लिखा 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए आप क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो यानी ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से, एंड स्मॉल n इज आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी किसी भी ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या होती है, जो डिजिट यहाँ पे लिखी हुई होती है। ठीक है, तो क्या लिख रखा है 2, तो n की वैल्यू क्या है, 2 है। सो सिंपल। अब आ जाओ l की वैल्यू पर। l की वैल्यू कैसे पता लगाओगे, याद करो, s p d f 0 1 2 3 कंटिन्यूटी में चलते जाएंगे। तो कौन सा ऑर्बिटल है ये देखो, s ऑर्बिटल। s के लिए l की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। m की वैल्यू वो हमें यहाँ से देख के पता लगेगी, m की वैल्यू हो सकती है -l से लेके +l तक, यानी -0 से लेकर के +0 तक, तो m की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और s की वैल्यू में तो फाइंड आउट करने जैसा कुछ है ही नहीं, वो तो फिक्स है, ±½ क्योंकि वो तो हमें क्या बताती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या मूवमेंट के बारे में बताती है। तो s की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, सिंपली आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सपोज आपको फाइंड करनी है 2p के लिए। ठीक है, सपोज आपको 2p के लिए फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, सारे ऑर्बिटल्स की वैल्यू। तो देखो n की वैल्यू क्या होगी, डिजिट 2, l की वैल्यू क्या है, देखो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो m की वैल्यू -l2 + l, -1 2 + 1, यानी -1 0 + 1। अब क्वेश्चन में ध्यान देना, कई बार वो सिर्फ पूछ लेते हैं कि इसके लिए टोटल m की वैल्यूज कितनी है, तो वो आपको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, 12 + 1 से उसको फाइंड कर लेना। ठीक है, l की वैल्यू जो है उसमें पुट करके पता चल जाएगा। तो m की वैल्यूज आ गई ये, s की वैल्यू क्या आ गई, ±½ ठीक है, अब इसी में मैं एक छोटा सा चेंज कर रही हूँ, उसको समझना। मैंने आपसे कहा कि आपको सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द ऑर्बिटल 2px। ठीक है, क्या मैंने यहाँ पे x y z कुछ भी मेंशन किया था, नहीं, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, x है। अब मैंने आपको बता रखा है कि जो p ऑर्बिटल है उसकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं, कौन कौन सी, x y z, जिसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, px py और pz। यहाँ पे सिर्फ p लिख रखा है, इट मींस तीनों एक्सिस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ओवरऑल p ऑर्बिटल की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो p के केस में m की वैल्यूज 3 आई है। एक्चुअल में ये तीनों वैल्यूज अलग अलग इन तीनों एक्सिस के लिए होती हैं, px के लिए, py के लिए और pz के लिए। जब आपसे पूछा जाए सिर्फ 2p, तो आपको m के केस में सारी वैल्यूज लिखनी है, -1 0 + 1। लेकिन जब आपके पास अलग अलग एक्सिस आ जाती हैं, तो अलग अलग एक्सिस के लिए एक्चुअल में जो तीनों वैल्यूज है ना, ये तीनों अलग अलग के लिए है, एक px के लिए है, एक py के लिए है, एक pz के लिए है। तो वो आपको सबसे पहले यहाँ पे याद करनी है, x एक्सिस के लिए m की वैल्यू क्या है, y के लिए क्या है और z के लिए क्या है। तो मैं वो आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा उसको। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, n की वैल्यू वही है 2, l की वैल्यू वही है 1,
एस की वैल्यू वही है प्लस माइनस हाफ। डिफरेंस कहाँ होगा? सिर्फ एम में, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर ओरिएंटेशन आपको बता दी गई है कि सिर्फ एक्स एक्सिस गिवन है। देखो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब जेड एक्सिस के लिए वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। एम की वैल्यूज नोट कर लो अच्छे से। जो जेड एक्सिस है, पी जेड जहां पे अकेली जेड एक्सिस जहां पे भी आ जाती है, चाहे वो पी ऑर्बिटल की बात करूं मैं, चाहे मैं डी ऑर्बिटल के केस में आपको बताऊंगी, सिर्फ जेड जहां पे प्रेजेंट है वहां पे वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और क्या क्या वैल्यूज आनी है इसकी? +1 और -1। एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू है +1 और वाई के लिए वैल्यू क्या है? -1। यानी अगर कहीं आपसे बोला जाए पी एक्स, तो आप एम को क्या लिखेंगे? सिर्फ +1 लिखेंगे। बाकी सारी वैल्यूज अगर आपने लिख दी तो वो आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपसे पर्टिकुलर एक ही एक्सिस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए, इसी को मैं कह दूं 2py के लिए फाइंड आउट करो, तो इनमें कोई चेंज नहीं है, ये तीनों तो क्या रहेंगी? सेम। लेकिन m क्या है y के लिए? देखो -1। इसको आपको याद करना है अच्छे से।